नमस्कार दोस्तों, आज है हिंदी हिस्ट्री का पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम इस ओर 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीलों के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। या हम कह सकते हैं सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने इस ओर लोगों को ध्यान आकर्षित किया या इस ओर स्थान आकर्षित किया। और यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले जो अवशेष प्राप्त किए थे वो किसने किए थे? चार्ल्स मेसन ने। अलेक्जेंडर कनिंगम ने सर्वप्रथम यहाँ पे सर्वे किया था 1853 में। उसके बाद दोबारा सर्वे करवाया था 1856 में, लेकिन उसे ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता भी है और नहीं भी है, क्लियर नहीं था। ठीक है। उसके बाद में 1856 में जॉन बर्टन व विलियम बर्टन ने यहाँ पर लाहौर से कराची के लिए रेल लाइन बिछाने का कार्य किया। उस दौरान यहाँ पर जो कुछ ईंटें मिल रही थी इस स्थान पर, उनको रेलवे लाइन बिछाने में काम में लिया। उसके बाद आता है 1921। सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा की खुदाई से संबंधित चर्चा होती है। इस ओर ध्यान जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, और उसके उस टाइम महानिदेशक थे जॉन मार्शल ने यहाँ पर अपने निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी को यहाँ पर हड़प्पा खुदाई के लिए, उत्खनन के लिए नियुक्त किया। और उसके बाद 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई दयाराम साहनी के निर्देशन में। प्रश्न बढ़ता है, क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने की? यदि ऑप्शन में दे रखा है चार्ल्स मेसन, तो इसने ही सर्वप्रथम इसकी खोज की थी 1826 में। यदि ऑप्शन में चार्ल्स मेसन नहीं है तो दूसरा आएगा हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 में इसकी खोज करता है। ठीक है। अब आ जाओ इसके हड़प्पा के विस्तार के बारे में। सबसे पहले विस्तार की जानकारी कर लेते हैं। तो ये देखो, एक मैंने मैप सा बनाया है हल्का सा, तो आपको याद होना चाहिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछे तो 1400 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई पूछे तो 1600 किलोमीटर है। वहीं स्थान की बात करें तो उत्तर में वो स्थल है मांडा, उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद स्थल तक। अगर नदी पूछे तो उत्तर में चिनाब नदी के किनारे था मांडा, ऐसे जम्मू कश्मीर में। वहीं दक्षिण में दैमाबाद था, नदी थी प्रवरा, और प्रवरा अगर ऑप्शन में ना हो तो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा। और महाराष्ट्र में पूर्व में बात करें तो स्थल है आलमगीरपुर, जो नदी है हिंडन नदी के किनारे था, वहीं यूपी में उत्तर प्रदेश पड़ता है। वहीं पश्चिम में है स्थल सुत कांडेगडोर, यह नदी है दास्क नदी, और स्थान है बलूचिस्तान पाकिस्तान में वर्तमान में। ठीक है। अब खबरें विस्तार से। सिंधु घाटी सभ्यता काशयुगीन सभ्यता है। ऑप्शन में कभी भी आ सकता है प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता थी काशयुगीन, ताम्रयुगीन या लोह युगीन या फिर मिक्स। तो यहाँ पर कौन सी थी? कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से, इस सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त किए, या फिर हम कह सकते हैं इस और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कब किया था? 1826 में किया था। किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया था। कब सर्वप्रथम किसने किया था? हड़प्पा में किया था। क्या मिले थे? अवशेषों संबंधित। 1856 में लाहौर क्षेत्र में भारतीय रेलवे के विकास के दौरान जॉन बर्टन व विलियम बर्टन दोनों भाई ने इस सभ्यता से संबंधित ईंटें प्राप्त की। क्या प्राप्त की? ईंटें। और उनका प्रयोग कहाँ कर दिया? लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाने में। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने प्रथम स्थल हड़प्पा की खुदाई का कार्य करवाया। कब करवाया? 1921 में। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। 1922 में फिर मोहनजोदड़ो की खोज। 1924 में जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। क्या नाम दिया? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि प्रारंभिक दोनों स्थल सिंधु तथा उसकी सहायक नदी रावी के तट पर थे। ठीक है। कौन? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। नोट, इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम अगर पूछे तो कौन सा है? हड़प्पा, क्योंकि यह स्थल सर्वप्रथम खोजा गया था। ठीक है। इस आधार पर सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग अब वर्तमान में कितने स्थल प्राप्त हो चुके हैं? 1400, जिनमें से अब तक 350 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक स्थल अगर पूछे तो किस राज्य में? गुजरात में। और हाल ही में एक मोरो धरो नामक स्थान में मिला है गुजरात के कच्छ में। ठीक है। जो सबसे नया 2023 में खोजा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं रही? प्रश्न आ सकता है, तो ये यदि देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के द्रविड़ थे। इस सभ्यता का काल कार्बन पद्धति के आधार पर अगर देखें तो 2350 से 1750 ईस्वी के मध्य रखा गया है। और यह मत जो दिया है वो किसने दिया है? डीपी अग्रवाल ने दिया है। मृद भांडों के आधार पर अगर पूछे तो बर्तनों के आधार, मृद भांड मतलब होते हैं मिट्टी के बर्तन, मृद मान मृदा और भांड यानी बर्तन, के स्वरूप के आधार पर इस सभ्यता का काल है 2500 से 1750 ईस्वी के मध्य रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, जिसका नगर नियोजन अन्य समकालीन सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, क्रेट से श्रेष्ठ थी। ठीक है।
आसपास की जितनी भी इसकी उस समय जो सभ्यताएं थी उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सी थी? अपनी सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। समकोण पर सड़कों का एक दूसरे पर काटना, ठीक है, जैसे एक सड़क यूं जा रही है फिर एक सड़क यूं जा रही है, ठीक है, ऐसे ही फिर एक सड़क यूं आ रही है, कुल मिलाकर के समकोण पर सारी सड़कें काटती हैं, ऐसे ऐसे ही कुल मिलाकर शतरंज की तरह जो समकोण पर शतरंज बनी हुई है ना, उस तरीके से इसे हम बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। समकोण पर सड़कों का एक दूसरे को काटना क्या कहलाता है? ग्रिड पैटर्न कहलाता है। पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, पक्की सड़कें मिली हैं, वे जल निकासी की उत्तम व्यवस्था यहाँ से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी के लोग लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऑप्शन में कई बार ये आता है कि सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित थे या नहीं थे, तो नहीं थे, लेकिन उसके लोहा तो उस समय भी था, लेकिन लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। यद्यपि वे सोना, चांदी, टिन, तांबा, कांसा आदि का प्रयोग जानते थे। सिंधु घाटी के लोग घोड़े के उपयोग से परिचित नहीं थे। इस सभ्यता का समाज कैसा था? शांति प्रिय था। और कैसा था? पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक? तो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब है घर का मुखिया कौन होती थी? माता होती। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेखन लिपि से परिचित थे। यह लिपि भाव चित्रात्मक, वस्त्रोफेदन, गोमूत्र लिपि आदि नामों से जानी जाती है। इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास वेडन ने किया था, किंतु अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। लिपि का वह प्रकार जो दोनों तरफ चलता है, एक मछली इधर से एक मछली इधर से, तो अब ये क्लियर नहीं, एक तीर इधर को एक तीर इधर को, एक आदमी इधर को जा रहा है तो एक आदमी इधर को जा रहा है, इस तरह से क्लियर नहीं हुई ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सर्वाधिक जानकारी सेल खड़ी होती है मिट्टी की पकी हुई मिट्टी की बर्तन टाइप में, या जैसे आजकल कप बनते हैं ना चीनी मिट्टी के, ठीक उसी प्रकार से मोहर टाइप की बनती थी। मुद्राओं मोहरों से प्राप्त होती है। सर्वाधिक जानकारी जो मिल रही है सेल खड़ी की बनी मुद्राओं या मोहरों से प्राप्त होती है। सर्वाधिक मोहरों की अगर बात करें तो वर्गाकार प्राप्त की हुई हैं। सर्वाधिक मोहरों का प्राप्ति स्थल मोहनजोदड़ो, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। जबकि अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। अभिलेख युक्त का मतलब है जिस मोहर पर कुछ लिखा हुआ हो, अभिलेख युक्त मोहर। सर्वाधिक मोहरें पर एक श्रृंगी का मतलब एक सींग वाला बैल, कुबड़ वाला बैल या कुदुद मान वृषभ का चित्र प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का राजकीय पशु माना जा सकता है। जिसके आधार पर हम इसे मानते हैं हो सकता है उस समय राजकीय पशु रहा हो। सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय, तो लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और व्यापार था। कृषि और व्यापार इन दो सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय था। पहला क्या था? कृषि था, दूसरा क्या था? व्यापार। यद्यपि ये पशुपालन भी करते थे, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय अगर पूछे तो कृषि और व्यापार था, ठीक है। इनका व्यापार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भी था और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का था। और वस्तु विनिमय, यानी कि एक वस्तु लो दूसरी वस्तु उसके बदले में ले लो। जैसे नाज अपन ने दिया और फल सब्जी ले ली, पहले पैसों का सिस्टम नहीं था, एक वस्तु देना तो दूसरी उसके बदले में ले लेना, ठीक है। मिस्र तथा मेसोपोटामिया से इनके व्यापार की पुष्टि होती है। सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे और 16 के गुणज में, 16 का गुणज मतलब 16, 32, 64, 128 ऐसे गुणज में कार्य होता था माप तोल का। ये लोग मातृ देवी, पशुपति शिव, प्रकृति, लिंग व योनि की पूजा करते थे। ये सभ्यता के लोग सामुदायिक जीवन शैली से परिचित थे। सिंधु घाटी का प्रशासन उत्तम प्रकार का था, किंतु शासन का स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता कि भाई शासन किस प्रकार का था। सिंधु घाटी का समाज 2-3 स्तरों में विभक्त था, जिसका आधार आर्थिक था। 2-3 स्तरों का मतलब है एक गरीब वर्ग, एक मीडियम वर्ग, एक शासक वर्ग, ठीक है। एक जी के टीला मिला जैसे कोई राजा महाराजा रहते हैं, वो शासक वर्ग था। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिसके चारों बंदी है, लेकिन वो धनी टाइप करते थे, व्यापारी वर्ग या फिर कह सकते हैं कि मीडियम जो लोग थे वो रहते थे। और एक गरीब कच्ची बस्ती टाइप में मिले थे, निम्न लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, पहला है हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई कार्य 1921 में दयाराम साहनी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में किया। किस नदी? रावी नदी के तट पर का है, वर्तमान में साहिवाल जिले में है। प्रमुख अवशेष, भाई हड़प्पा से क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है,
स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। माता देवी की मूर्ति, स्वास्तिक का चिन्ह, नर्तक की मूर्ति मिली है पुरुष की, नरक बंध मिला, कटे हुए सिर का धड़ मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है, शंख का बैल मिला है, अनाज पीसने के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, गेहूं व जौ के दाने मिले हैं, श्रमिकों के निवास मिले हैं, उत्सव से एक मुद्रा का प्रणाम मिला है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, तांबे का पैमाना मिला है। ठीक है, तो क्या क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति, स्वास्तिक का चिन्ह, नर्तक की मूर्ति, नरक बंद कटे हुए सिर का धड़ मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है, शंख का बैल मिला है, अनाज पीसने के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ, श्रमिकों के निवास, उत्सव से एक मुद्रा पर प्रमाण, तांबे की गाड़ी और तांबे का पैमाना मिला है। तो ये सारे अवशेष कहाँ से मिले? हड़प्पा से। उसके बाद अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, सिंध का नकली स्थान, रेगिस्तान में थोड़ा सा पानी वाला क्षेत्र या भाग, सिंध का बाग, मुर्दों का टीला। खोज राखलदास बनर्जी ने कब की? 1922 में, लरकाना जिला पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा नगर, बराबर 7 स्तर मिले। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या स्थल है। प्रमुख अवशेष तो पशुपति शिव का चित्रांकन मिला है, मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा है। इसके चारों ओर 4 पशु हैं, पहला है हाथी, फिर गैंडा, फिर भाग और फिर भैंसा। कौन कौन से हैं? हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, विशाल अन्नागार मिला है, सबसे बड़ी इमारती संरचना है। विशाल स्नानागार मिला है, वस्त्र व धागे के प्रमाण मिले हैं, योगी व पुजारी पुरोहित की मूर्ति मिली है, स्तूप टीला सभ्यता स्थल है, वाद्य यंत्र के प्रमाण मिले, मलेरिया से मृत्यु के साक्ष्य मिले हैं, QR कैनेडी इसका वेरीफाई किया था, कब्रिस्तान का अभाव है, महाविद्यालय और सभा भवन मिला है। एक बार और देख लो, मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला, सिंध का नकली स्थान, रेगिस्तान में थोड़ा सा पानी वाला भाग, सिंध का बाग, मुर्दों का टीला। खोज राखलदास बनर्जी, वर्ष 1922, स्थान लरकाना जिला पाकिस्तान, नदी सिंधु नदी। बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और 7 बार ही बसा, बराबर 7 स्तर मिले। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर स्थल है। अवशेष की बात करें तो पशुपति शिव का चित्रांकन मार्शल ने इसे आद्य शिव, इसके चारों ओर 4 पशु हैं, हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा, चारों ही विशालकाय जानवर हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, विशाल अन्नागार मिला, जो मोहनजोदड़ो की क्या इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारती संरचना है। विशाल स्नानागार मिले हैं, वस्त्र तथा धागे के प्रमाण, योगी पुजारी या पुरोहित की मूर्ति मिली है, स्तूप टीला सभ्यता स्थल है, वाद्य यंत्र के प्रमाण मिले, मलेरिया से मृत्यु के साक्ष्य मिले। एक डॉक्टर थे KUR कैनेडी, उन्होंने क्लियर किया कि यहाँ पर कुछ लोग मलेरिया नामक बीमारी से मरे हुए हैं। कब्रिस्तान का अभाव मिला है, यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं मिला है। महाविद्यालय सब भवन टाइप का कुछ बहुत बड़ा स्थल मिला है। ठीक है, उसके बाद आगे विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना है। विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने विश्व की चमत्कारिक वस्तु कहा है। समकालीन सभ्यताओं में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन का श्रेय सिंधु घाटी के लोगों को दिया गया है। विदेशी लोग कपास को सिंडन कहते थे। योग का प्रारंभ सिंधु घाटी से माना जाता है। वैसे तो पतंजलि आता है, लेकिन अगर हम योग की मूर्ति देखें तो उस आधार पर सिंधु घाटी से इसका माना जा रहा है। जिस स्थान पर मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य हुआ, वही स्थान पर कुषाण वंश का शासक था कनिष्क ने एक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो को स्तूप टीला सभ्यता भी कहते हैं। तो विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना है। विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने विश्व की चमत्कारिक वस्तु कहा है। समकालीन सभ्यताओं में सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु घाटी के लोगों को दिया जाता है। विदेशी लोग कपास को सिंडन कहते थे। योग का प्रारंभ सिंधु घाटी से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक योग की मुद्रा में व्यक्ति बैठा हुआ मिला है। वैसे तो पतंजलि ने योग का जनक माना जाता है। जिस स्थान पर मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य हुआ, वहीं पर कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने एक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। अतः मोहनजोदड़ो को स्तूप टीला सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो से एक तबले के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले हैं? तबले के। तो क्लियर है। अब यह मोहनजोदड़ो से एक तबले के अवशेष मिले हैं। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। उसके बाद आगे का कल देखेंगे।